केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपसे छूट गई हैं, कुछ अलग अंदाज में लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की उन तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले आज के दिन अब हम बात करेंगे बंगाल में बाबर के नाम पर जो मस्जिद की बुनियाद ने पूरे देश में अब हलचल मचा दी है। हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखी और खुली चुनौती अब दे दी है। हिंदू समाज में गुस्सा है, आक्रोश है, उबाल है। बाबा बागेश्वर भी अब मैदान में कूद पड़े हैं। वो इसे आक्रांता की याद ताजा करने की साजिश अब मानने लगे हैं। ममता सरकार की चुप्पी से कई सारे सवाल अब उठने लगे हैं, लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए आप। बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। जहाँ वह मॉडल था, जहाँ वो क्या बोले लंबा चौड़ा जो था, वहाँ से ज़्यादा हाइट भी होगी। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले बाबर के नाम पर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालकर विवाद के शोले भड़का रहे हैं। बाबरी मस्जिद की दरोदीवार खड़ी करने के लिए चंदा जुटाकर आक्रांता के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ममता बनर्जी के हार्ड कोर वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए मुस्लिमों को अयोध्या की याद दिलाकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबर नामे का नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बाबरी मस्जिद को लेकर समुदाय विशेष भावुक होने के साथ उग्र होता जा रहा है। हिंदुओं को खुलेआम चुनौती दे रहा है। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक और पीड़ित कहने वालों को हुमायूं कबीर के विचारों से इत्तेफाक रखने वाले इन लोगों के जहरीले बयान सुन लेने चाहिए। बाबरी मस्जिद के लिए 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा कर विवादों वाली इमारत की नींव डालने वालों का साथ देने वालों को ये नफरती बयान सुन लेने चाहिए। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर की जगह स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाने की नसीहत देने वाले सेकुलर गैंग को भी शरिया समर्थकों के बयान सुन लेने चाहिए, जो न सिर्फ देश का माहौल खराब करने की फिराक में है, बल्कि नई पीढ़ी के जहन में भी नफरत के बीज बो रहे हैं। बाबरी मस्जिद होते चल लगे, बाबरी मस्जिद तो होते देबो ना बुझছে, ये होते दिबे ना बुझছে, दाड़ा आइছে। नेता बोलता है तो भीड़ उसकी बात सुनती है, लेकिन जब नेता आर पार की लड़ाई की बात करने लगे तो फिर क्या होता है, ये मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर सेकुलर गैंग के कानों तक ये नफरती आवाज नहीं आ रही, तो हुमायूं कबीर का ताजा बयान भी सुन लेना चाहिए। हुमायूं कबीर कह रहे हैं, ये अयोध्या नहीं मुर्शिदाबाद है, मेरी चुनौती है, बाबरी मस्जिद को यहाँ कोई छू भी नहीं सकता। 3 साल के अंदर बाबरी नाम की मस्जिद बनाई जाएगी और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। मस्जिद बनवाना कोई जुर्म नहीं, इबादत की जगह हर किसी को मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन एक विवादित ढांचा गिराए जाने के बदले बहुसंख्यकों को मुंह चिढ़ाने की नियत से जब किसी इमारत की बुनियाद रखी जाती है, तो प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है, और ये प्रतिक्रिया आ रही है संत समाज की ओर से।
कोलकाता में विशाल रैली करने के बाद बाबा बागेश्वर जब महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां से भी बाबर का यशगान करने वालों को आड़े हाथों लिया। राष्ट्रवाद की बात करने के साथ बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया कि एक और बाबरी को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सेकुलर राष्ट्र बनाया गया है, ना कि था। इसको बनाया गया है और जबरदस्ती थोपा गया है। हम किसी भी ये नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान नहीं रहेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान भी रहेंगे और ईसाई भी रहेंगे और बहुत स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे, इसी प्रेम पूर्वक रहेंगे। जैसे दुबई में 72 कंट्रियों के लोग रहते हैं, वैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो ये लोग कहीं जाने वाले नहीं। हम सिर्फ एक सलाह देना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र से शिक्षा नीति बहुत परिवर्तित होगी और शिक्षा नीति परिवर्तित होगी तो इस्लाम धर्म से उनके पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, आतंकवादी नहीं, अब्दुल कलाम बने। बाबा बागेश्वर के इस बयान को गंगा जमुनी तहजीब की एक तरफा पैरवी करने वाले मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हुमायूं कबीर और विदेशी आक्रांता के लिए गले फाड़ती भीड़ मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम से ही मस्जिद बनाने पर क्यों तुली? विश्व हिंदू परिषद की माने तो बाबर ने भारत पर हमला किया, हिंदुओं की हत्या की, उसने महिलाओं का अपमान किया और मंदिर तोड़े। उसके नाम पर मस्जिद बनाना भड़काने वाला काम है, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने की कोशिश है। कानून के हिसाब से भी ये अपराध के दायरे में आता है। लेकिन है कोई जो तुष्टीकरण की बेड़ियों को तोड़कर सामने आए और हुमायूं कबीर की भड़काऊ नीति के खिलाफ कार्रवाई करे? है कोई जो वोट की मजबूरी से दूरी बनाकर राजधर्म निभाए? कोई नहीं। तो शायद यही वजह है कि संत समाज को आगे आना पड़ रहा है। संत समाज को ममता सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है कि इस देश के कण कण में सनातन है, इस देश के रोम रोम में राम है। भले ही संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, लेकिन सनातन ही इस देश का स्वाभिमान और अभिमान है। निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की बुनियाद से शुरू हुए विवाद का विस्तार होता जा रहा है। विदेशी आक्रांता के लिए आई लव बाबरी के टी शर्ट पहनकर घूमने वालों के खिलाफ हिंदू समाज एकजुट होता जा रहा है। मकसद मस्जिद का विरोध नहीं, मकसद बाबर का विरोध है। उस हमलावर का विरोध है जिसने इस्लाम के नाम पर बेकसूर लोगों का खून बहाया, जिसने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हिंदुओं का नरसंहार किया। लिहाजा मुस्लिम वोट की मलाई के लिए हिंदू आस्था पर चढ़ाई करने वाले उस सेकुलर गैंग को भी चुप्पी तोड़नी चाहिए जो गाजा में हो रही मौतों पर प्रो पैलेस्टाइन वाला झोला टांग कर संसद में ड्रामा करते हैं, जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर एक तरफा इंसानियत की वकालत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे बंगाल में बाबरी पर बवाल ये पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। टीएमसी के कई नेता इसमें कूद पड़े तो वहीं सनातन के भी कई, अब देखिए यहां पर लोगों ने झंडा अपना बुलंद अब कर दिया है। ऐसे में बंगाल में आने वाले दिनों में हालात अब कैसे रहेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। वहीं बात करेंगे देखिए इंदौर की। अब इस साल इंदौर के अस्पताल में चूहों के आतंक से 2 नवजातों की मौत के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदली नहीं है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एमपी के सरकारी अस्पतालों से एक बार फिर अब चूहों की घुसपैठ की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं, जिससे ये सवाल अब उठने लगे हैं कि क्या प्रशासन इंदौर की घटना से कुछ सीखा भी है या फिर सब हवा हवाई। देखिए आप। मध्य प्रदेश के इंदौर में इसी साल चूहों के आतंक से 2 नवजातों की मौत की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
इस वाकये ने सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी और बुरे हालात की पोल खोल दी थी। चूहों ने सिर्फ नवजातों को नहीं बल्कि सिस्टम के उन बड़े बड़े दावों को भी कुतरा था, जिनमें सरकारी अस्पतालों को हर किसी को सस्ता और अच्छा इलाज की एकमात्र जगह बताया गया। लेकिन इंदौर की घटना के बाद जिस प्रशासन से सुधार की उम्मीद थी, वो एक बार फिर कुंभकर्णी नींद में सोया नजर आया। नतीजा एमपी के अस्पतालों में एक बार फिर चूहों का बोलबाला हो गया। एमपी के अस्पतालों में फिर चूहों की घुसपैठ, चूहों का खुला शासन, इंदौर से नहीं जागा प्रशासन। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल एक बार फिर चूहों का अड्डा बन गए हैं। जहां स्वच्छता और मरीजों के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहां चूहों ने इन सबको धता बता दिया है, जिससे साफ है कि प्रशासन हो या स्वास्थ्य महकमा या फिर पूरा सिस्टम, इंदौर के वो 2 नवजातों की मौत से कोई सबक नहीं ले रहा। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि एमपी के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की पोल खोल रही हैं। एक तरफ जबलपुर और दूसरी तरफ सतना। इन दोनों जगहों के सरकारी अस्पतालों में चूहों ने डेरा डाला हुआ है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। सबसे पहले बात एमपी के जबलपुर की करते हैं, जहां के जिला अस्पताल के आईसीयू और ऑर्थो वार्ड में चूहों ने दस्तक दे रखी है। ये तस्वीरें देर रात 3 बजे की हैं, जब चूहे अस्पताल में भर्ती मरीजों के बेड के आसपास धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। इस बीच मरीज के परिजन ने इसका वीडियो बनाया, जो कि वायरल हो गया। तस्वीरों से साफ है कि यहाँ भी प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है, जो कि सितंबर की घटना की तरह किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में बैठा है। अब दूसरी तस्वीर एमपी के सतना की दिखाते हैं। यहाँ जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी एसएनसीयू में चूहों की भागम भाग का वीडियो वायरल है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे ये चूहा पूरे व्यवस्था की असलियत पेश कर रहा है। जिन अस्पतालों को साफ सुथरा होना था, वहां ये चूहा मुंह में मुंगौरी दबाए कंप्यूटर मॉनिटर के नीचे से निकलकर वाईफाई राउटर के ऊपर से भागता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह अस्पताल में चूहों की पहुंच की और भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ 2 चूहे एक के पीछे एक इनबॉर्न यूनिट से लेकर भागते नजर आ रहे हैं। ये वो जगह है जहां उन नवजातों को भर्ती किया जाता है जिन्हें जन्म के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते देखरेख के लिए रखा जाता है। यहाँ चूहों की मौजूदगी से साफ है कि फिर किसी बड़े नुकसान को न्योता दिया जा रहा है। एक तरफ अस्पताल प्रबंधन बड़े बड़े दावे करता है कि वो चूहों को पकड़ने के लिए माउस ट्रैप या फिर रैट ट्रैप केज सहित समय समय पर पेस्ट कंट्रोल भी करते हैं, मगर तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। अस्पताल प्रबंधन के दावे बेमानी साबित होते हैं। वहीं अस्पताल में मुंगौरी मिलने से ये भी साफ है कि अस्पतालों में खाद्य सामग्री के चलते ठीक से सफाई भी नहीं रखी जाती, जिससे चूहों और दूसरे जीव जंतुओं को खुली दावत मिलती है। एमपी के अस्पतालों में चूहों की एंट्री पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल यानी कांग्रेस मोहन यादव सरकार को घेरने में जुट गई। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग आईसीयू में है। जिस तरीके से इंदौर की घटना सामने आई थी, चूहों के कुतरने से नवजात बच्चों की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद छिंदवाड़ा, जबलपुर, सतना और अब फिर सतना में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार जिस तरीके से अस्पतालों की घटनाएं सामने आ रही हैं, अब सतना में चूहों की धमा चौकड़ी देखने को मिल रही है। नवजात बच्चे खतरे में है। निश्चित तौर पर जो भी लोग स्वच्छता के लिए और अस्पतालों में कीटनाशक व्यवस्थित जाए उसके लिए और अस्पतालों में जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि माननीय मोहन यादव जी की सरकार 0 टॉलरेंस पर काम करती है। जो भी एजेंसियां, जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होंगे वे सजा तो भुगतेंगे ही, और सरकार निश्चित तौर पर पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि आगे ऐसी कोई स्थिति बने नहीं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक होगा? इंदौर के जिस एमवाई अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों के कुतरने से 2 नवजातों को जान गंवानी पड़ी थी, उससे प्रशासन कब सीख लेगा? प्रशासन की संवेदनहीनता और लापरवाही कब खत्म होगी?
तो अस्पतालों में चूहों की घुसपैठ पर कब और किसकी जवाबदेही तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन तस्वीरों को देखने के बाद मानो ऐसा अब लगने लगा है कि चूहों के आगे मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से बेबस और लाचार है। अगर नहीं होता तो फिर शायद इन चूहों से निजात मिल जाती और कई नवजातों की जान भी बच जाती। तो चलिए अब बात करेंगे सोरोस से यारी और देश से गद्दारी। एक बार फिर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। वजह जानते हैं आप क्या है? क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश अब रचने का आरोप अब लगा दिया है। बीजेपी ने राहुल की जॉर्ज सोरोस की करीबी के साथ एक फोटो भी शेयर कर दी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए आप। भारत का मीर जाफर। दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी? भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और ये इलू इलू कर रहे हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ। क्या राहुल गांधी भारत विरोधी हैं? क्या राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश रचते हैं? क्या राहुल लोकतंत्र और भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के साथी हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे। राहुल गांधी से बीजेपी ये सीधे सवाल पूछ रही है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर सोरोस और राहुल के बीच क्या कनेक्शन है। जॉर्ज सोरोस की पूछ कौन है, पूछता है भारत। बीजेपी ने राहुल की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में राहुल एक महिला के साथ खड़े हैं। बीजेपी का आरोप है कि महिला का नाम कॉर्नेलिया वॉल है। राहुल ने जर्मनी में हर्टी स्कूल में कॉर्नेलिया वॉल से मुलाकात की है। कॉर्नेलिया वॉल जॉर्ज सोरोस की संस्था की फंडिंग से चलने वाली सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी बोर्ड की सदस्य है। नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं। जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल। जिस जॉर्ज सोरोस को लेकर राहुल गांधी घिरे हुए हैं, वो जॉर्ज सोरोस एंटी मोदी, एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सोरोस मोदी के खिलाफ बयान भी दे चुका है। सोरोस 92 साल का अमेरिकी अरबपति है। आर्थिक युद्ध अपराधी का उस पर ठप्पा भी लग चुका है। सरकारों को अस्थिर करने का आरोपी है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने का इस पर आरोप है तो मोदी सरकार का ये धुर विरोधी माना जाता है। राहुल गांधी जी हर समय विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर इस देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। देश में भी वो लगातार अनर्गल बयान देकर इस देश को कमजोर करने की कोशिश करते आए और हमने देखा है कि उनका हर विदेश का दौरा उससे गलबहियां करने में निकल जाता है, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ बात करता है। राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या कनेक्शन है? क्या वो सोरोस के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं? इन सवालों के जवाब तो खुद राहुल गांधी देंगे, लेकिन राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भारत विरोधी बयान जग जाहिर हैं। वो कई बार विदेशी मंचों पर देश के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अक्टूबर 2025 में कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया था। अप्रैल 2025 में बॉस्टन में चुनाव आयोग पर बीजेपी से समझौते का आरोप लगाया। दिसंबर 2025 में जर्मनी में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कमजोर बताया। सितंबर 2024 में अमेरिका में चुनाव और आरक्षण जैसे मुद्दों पर तीखी आलोचना की।
मार्च 2023 में कश्मीर में असुरक्षा को लेकर विवादित बयान दे दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी को उनकी विदेश यात्राओं पर भी आड़े हाथों लिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब देश में राहुल की जरूरत हो और राहुल छुट्टी मनाने विदेश चले गए। मार्च 2025 बजट सत्र के दौरान वियतनाम यात्रा, दिसंबर 2024 मनमोहन सिंह की मौत के समय वियतनाम यात्रा, अक्टूबर 2023 राज्य चुनाव से पहले उज्बेकिस्तान की यात्रा, दिसंबर 2021 पंजाब चुनाव अभियान से पहले इटली की यात्रा, दिसंबर 2020 किसान आंदोलन के समय विदेश दौरा, दिसंबर 2019 CAA कानून पारित होने के समय दक्षिण कोरिया का दौरा, साल 2015 में असम चुनाव के बीच में राहुल गांधी फ्रांस चले गए। बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी साइलेंट है, सोनिया गांधी साइलेंट है, प्रियंका वाड्रा साइलेंट है। कहीं ये चुप्पी आरोपों की सच्चाई को बयां तो नहीं कर रही। कांग्रेस की जवाब देने की कोई मंशा नजर नहीं आ रही, लेकिन ये चुप्पी कांग्रेस और राहुल गांधी पर बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बात अब यूपी की भी अब कर लेते हैं। यूपी में कोडीन तस्करी मामले पर खूब सियासत हो रही है। आरोपियों की तस्वीर को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। तो वहीं अखिलेश ने माफियाओं को संरक्षण दिए जाने का आरोप तक लगा दिया, लेकिन कोडीन मामले पर जिस तरह सपा ने सियासी तूल दिया, इसमें वो खुद अब घिरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आप भी। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यूपी में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले पर सियासी तकरार जारी है। सूबे में तस्करी रैकेट के खुलासे के बाद सपा का इसे सियासी रंग देना अब उसे महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वो इसमें बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। कोडीन तस्करी के आरोपी के साथ अखिलेश की तस्वीर ने इसे और हवा दे दी, जिसके आधार पर बीजेपी ने अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद शनिवार को अखिलेश सामने आए और तस्वीर में दिख रहे आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर दी। तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। इनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। इसी बीच तस्करी मामले में अखिलेश ने उल्टे सरकार पर ही तस्करी में शामिल आरोपियों को बचाने का आरोप लगा दिया। और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। अखिलेश के आरोपों पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने करारा जवाब दिया। अखिलेश से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि कोडीन माफिया के साथ सपा अध्यक्ष की फोटो आखिर कैसे खींची। इसकी सच्चाई बताने से अखिलेश क्यों मच रहे हैं? उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई ये नहीं बताया गया कि आखिरकार इसके पीछे क्या माजरा। उनको आज पूरा देश चाहता है कि कोडीन माफियाओं के साथ जो फोटो आ रहा है उसके पीछे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए क्या बात है। खास तौर से जो तमिलनाडु में जो कोडीन सिरप से जो बच्चों की मौत हुई, इस मामले में भी समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं बोला।
यूपी के वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि माफिया कोई भी हो, वो बचेगा नहीं। तो कोडीन कफ सिरप को लेकर जो इस समय जांच चल रही है, जल्द ही वो तमाम लोग इस जांच के दायरे में आएंगे, सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि जांच एजेंसियां जल्द ही उनको अब गिरफ्तार करने वाली हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।